सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव और आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग टॉपिक नहीं शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक ही लेक्चर में यूनिट सेकंड को पूरी तरीके से कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिख रखे हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया था, उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उस तरह से ही क्वेश्चन बनाया है ताकि आपके पास एक कंटेंट पहुँच जाए, है ना। हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम कितना लिखें, तो हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक सारा यूनिट सेकंड का क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है, दैट इज़ व्हाट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिफ्रेंशिएट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हार्ट फेलियर। ठीक है, ये आया है क्वेश्चन 2 नंबर में आया है, 2022-23 में आया है। तो लिखा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स डज नॉट पंप ब्लड वेल इनफ टू गिव योर बॉडी अ नॉर्मल सप्लाई। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो डिजीज़ है या वो हैपनिंग है, वो प्रॉब्लम है जब हमारी हार्ट की मसल्स उतना ब्लड पंप नहीं कर पाती है जितना हमारी बॉडी को ज़रूरी रहता है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए ज़रूरी रहता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बैकवर्ड हार्ट फेलियर, ऑल्सो नोन एज राइट साइडेड हार्ट failure, occurs when the heart is unable to pump blood effectively from the body to the lungs. Backward heart failure को हम कहते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ये तब होता है जब हमारा हार्ट when the heart is unable to pump blood supply from the body to the lungs, जब हमारा हार्ट बॉडी से लंग्स की तरफ ब्लड नहीं पहुंचा पाता है, तो उसे हम कहते हैं बैकवर्ड हार्ट फेलियर या राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी कहते हैं। फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, ऑल्सो नोन एज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर्स, अकर्स व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फॉरवर्ड हार्ट फेलियर को हम लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी कहते हैं। ये तब होता है जब हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है, लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। 2 नंबर में आया है, 21-22 और 19-20 में भी आया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक, या हार्ट अटैक के नाम से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को ही हम कहते हैं हार्ट अटैक। एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीजेज और स्टॉप इन द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट causing damage to the myocardial heart muscle. मायोकार्डियल हार्ट इन्फ्रैक्शन तब होता है जब हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में। हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में जब भी हमारा ब्लड का सप्लाई डिक्रीज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, कॉजिंग डैमेज टू द मायोकार्डियल हार्ट मसल्स। इससे क्या हो जाता है कि हमारे मायोकार्डियल हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है। जब भी कोरोनरी आर्टरी में हमारे जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारे जो हार्ट मसल्स हैं, हमारा मायोकार्डियम लेयर है, उसमें हमारा जो ब्लड का सप्लाई है वो पहुंच नहीं पाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज प्रिंजमेंटल एंजाइना। प्रिंजमेंटल एंजाइना इज कॉज्ड बाय सच अ स्पाज्म इन अ कोरोनरी आर्टरी। स्पाज्म का मतलब होता है क्या, अकड़न। प्रिंजमेंटल एंजाइना तब कॉज होता है जब हमारी कोरोनरी आर्टरी में कोई स्टिफनेस आ जाए, कोई अकड़न आ जाती है। दिस स्पाज्म कैन प्रोड्यूस इस्चीमिया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इस्चीमिया हो जाता है। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन ब्लड फ्लो। किस पार्ट में, इन द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स। हमारी हार्ट मसल्स में ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, स्पाज्म की वजह से। ठीक है, उस अकड़न की वजह से, स्टिफनेस की वजह से, जिसे हम कहते हैं प्रिंजमेंटल एंजाइमा। ये आया है 2 नंबर में, आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है।
ओके, डिफ्रेंशिएट द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस। 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है और आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, इट इज़ द डिजीज दैट ब्लॉक द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द प्लैक डिपोजिशन। ये ऐसा डिजीज़ है जिसमें हमारी आर्टरी की वॉल पे प्लैक का डिपोजिशन हो जाता है, कोई क्लॉट बन जाता है, कोई गुच्छा बन जाता है ना, कोई क्लॉट बन जाता है या कोई गुच्छा बन जाता है, थक्का बन जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डिजीज़ होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ द नैरोइंग ऑफ द आर्टरी बिकॉज ऑफ द प्लैक बुल्डअप। जब किसी भी आर्टरी में इस तरह का थक्का बन जाता है तो क्या होती है, जो हमारी आर्टरी होती है वो नैरोइंग हो जाती है, मतलब उसमें जो स्पेस हो जाता है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस, इट इज़ अ डिजीज दैट ब्लॉक्स द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यू टू एजिंग। क्या होता है आर्टियोस्क्लेरोसिस? क्या होता है कि हमारी जो आर्टरी की वॉल है वो ब्लॉक हो जाती है एज की वजह से। एज, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है हमारी आर्टरीज की वॉल जो होती है क्या हो जाती है, उसमें एज की वजह से कोई ब्लॉकेज आ गया। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हमारी बॉडी का फंक्शन भी क्या होता है, थोड़े वीक होने लगते हैं, तो उसकी वजह से, एज की वजह से अगर आता है हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज तो उसे हम कहते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस इज़ द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल। इसमें क्या होता है, आर्टियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी की वॉल होती है वो हार्ड हो जाती है। ओके, क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो जल्दी वो क्या हो जाती है, ब्रेकेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। ये 7 नंबर में आया है 2022-23 में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। Hypertension is a condition in which the force of the blood against the artery wall is too high। हाइपरटेंशन वो कंडीशन है, वो डिजीज़ है जिसमें हमारे जो ब्लड का फोर्स होता है वो हमारी आर्टरी की वॉल पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो इस वॉल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है, जिससे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। पैथोफिजियोलॉजी, हाइपरटेंशन अकर्स बाय द एक्टिवेशन ऑफ 2 सिस्टम, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। हाइपरटेंशन को एक्टिवेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे 2 सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें पूरी तरीके से इसका डिटेलिंग दिया हुआ है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें। यहाँ पे सिर्फ मैं एक ओवरव्यू लेके आपके सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करवा रही हूँ। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, व्हेन एक्शन एंड पोटेंशियल जनरेट, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द एक्सॉन ऑन सिनैप्स। न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ये एक्सॉन पे रहता है, किस पे, एक्सॉन पे रहता है, और ये क्या करता है, रिलीज होके साइनॉप्स पे आ जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड विद द रिसेप्टर अल्फा 1, ये जैसे ही रिलीज होके सिनॉप्स पे आता है ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है अल्फा 1 पे, फिर ये अल्फा बी पे बाइंड करता है, व्हिच इज प्रेजेंट ऑन डेंड्राइट्स, जो हमारे डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट हैं। ओके, फिर क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन होती है। बाइंड विथ अल्फा 1, जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 से बाइंड करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब बीटा 2 से बाइंड करता है तो हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये है हमारी पैथोजेनेसिस कि हाइपरटेंशन कैसे होता है, ब्लड प्रेशर हमारा कैसे बढ़ता है, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम।
Renin is an enzyme that help control your blood pressure and maintain level of सोडियम एंड पोटेशियम इन योर बॉडी। रेनिन एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है। रेनिन एंजाइम हेल्प टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। जो रेनिन एंजाइम होता है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करने में हमारा हेल्प करता है। नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड विद द बीटा रिसेप्टर व्हिच इज़ प्रेजेंट इन किडनी। नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होता है तो ये हमारे बीटा रिसेप्टर से बाइंड करता है जो हमारी किडनी में प्रेजेंट रहता है। देन इट ट्रिगर जेजी सेल इन द किडनी, और फिर ये हमारे जेजी सेल को एक्टिवेट कर देती है। जेजी सेल रिलीज रेनिन एंजाइम। जेजी सेल हमारा जैसे ही एक्टिवेट होता है ये रेनिन एंजाइम को रिलीज करता है। रेनिन एक्टिवेट द एंजियोटेंसिनोजन फ्रॉम लीवर। रेनिन एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम को हमारे लीवर से। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फर्स्ट जो हमारे लंग्स से मिलता है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंजियोटेंसिन सेकेंड ये करता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जब एक्ट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे तो ये एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है, और एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन किडनी टू स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट NaCl एंड H2O। एल्डोस्टेरॉन जैसे ही एक्टिवेट होता है ये किडनी को एक्टिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और सोडियम और H2O का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, हाइपरटेंशन का क्वेश्चन 7 नंबर में आए या 10 नंबर में आए, आप ये पूरा कंटेंट लिखने की कोशिश करिए, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या आ सकता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस। जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, तो हमारी आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है, इस तरह से प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिससे हमारा ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। जो ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगी। हमारे हार्ट के मसल्स में क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और हमारी हार्ट की मसल्स डैमेज होना शुरू कर देंगी, जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। फिर क्या होगा, मसल्स मायोकार्डियम लेयर लेस इफ़िशिएंट, तो मायोकार्डियल लेयर जो हमारी होती है वो लेस इफ़िशिएंट हो जाएगी, ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। तो 2 कंडीशन आएगी, या तो आएगा डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा या सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा। दोनों ही केस में क्या होगा, हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो घट जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक बीट में जितना हमारा ब्लड पंप करता है, जैसे धक होता है, तो इस धक में जितना ब्लड पंप करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में जितना 1 मिनट में हमारा धड़कन 60 बार धड़कता है, तो उतने में जितना 60 बार बीट में 1 मिनट में 60 बार जब धड़कन धड़कता है, तो उतने में जितना हमारा ब्लड पंप होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, तो वो भी घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। ओके, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही सिर्फ लिख दें, लेकिन अगर ये 7 या 10 नंबर में आ गया तो आपको आगे लिखना पड़ेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सिर्फ एक की वजह से नहीं होता है, यहाँ पे हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमारी हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है। तो लिखा है हाइपरटेंशन वही रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन या एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन
जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा, कार्डियक आउटपुट घट जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, इसमें क्या होगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे मायोकार्डियम जो लेयर है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। जब भाई सोडियम और वाटर ज़्यादा हमारी ब्लड में पहुँच गया, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो गया तो क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन आ गया इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आया नहीं है, मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंजाइना, व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियन इन्फ्रैक्शन। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस इज द मेडिकल टर्म चेस्ट पेन caused by reduced blood flow. It occurs when the heart muscles does not get as much blood as it need. एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस वो मेडिकल कंडीशन है चेस्ट पेन का, ठीक है, मेडिकल टर्म है, जो हमारे सीने में दर्द होता है उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। और ये जो दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्ट के मसल्स में जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं, वो नहीं पहुंच पाता है जिससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो काम नहीं कर पाती है, इसी को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या है, नेक्स्ट हमारा आ गया, चाहे एंजाइना का पैथोफिजियोलॉजी आए चाहे मायोकार्डियन इन्फ्रैक्शन का पैथोफिजियोलॉजी आए, ठीक है, ओके, इन दोनों की पैथोफिजियोलॉजी में आप यही पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। ओके, तो एक साथ आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। व्हेन कोलेस्ट्रॉल potassium fat deposited in coronary artery around the endothelium cell of the artery। आर्टरी के इंडोथीलियम सेल पे अगर फैट का डिपोजिशन होता है, पोटेशियम का डिपोजिशन होता है या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है तो क्या होता है, आर्टरी गेट नैरो एंड हार्ड। तो हमारी आर्टरी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और हार्ड हो जाती है। फैट एंड इंडोथीलियल सेल बोथ आर रैप्चर। हमारा फैट क्या करता है, इंडोथीलियल सेल से चिपक जाता है और क्या कर देता है, जब वो चिपकता है तो वो हमारी इंडोथीलियल सेल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ये क्या करता है, यहाँ से ब्रेक कर देगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो गया, ब्रेक कर दिया। ओके, क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन अकर। इससे क्या होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, जब जैसे ही कोई चीज़ ब्रेक होगी वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, प्लेटलेट्स आएंगे, सारा क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और क्या करेंगे, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, क्लॉट फॉर्मेशन होगा एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन कोरोनरी आर्टरी, क्या होगा, एक थक्का बन जाएगा जिसे हम क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बस। तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन कोरोनरी आर्टरी, हमारी कोरोनरी आर्टरी में एक थ्रोम्बस बन जाएगा, एक प्लैक बन जाएगा, एक थक्का जम जाएगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई रिड्यूस, तो क्या होगा, जब हमारी आर्टरी में क्या हुआ, यहाँ पे थक्का बन गया, थ्रोम्बस बन गया, तो क्या हो गया, हमारी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी, हमारे हार्ट मसल्स में नहीं पहुँचेगी, जिससे क्या होगा, चेस्ट पेन होगा और इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइना। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया, यहाँ पे अलग से लिखा है मैंने, सॉरी, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। जैसे ही थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन 7 नंबर 10 नंबर में आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले इस वाली पैथोजेनेसिस को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद उसे वहाँ पे लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, कंटेंट आपका बड़ा हो जाएगा और पूरी तरीके से आपने पैथोजेनेसिस बता दिया होगा, पैथोफिजियोलॉजी बता दिया होगा। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ से इसको लिखना शुरू किया है, ठीक है, उसको मैंने जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन कोरोनरी आर्टरी, हमारी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा।
रिड्यूस हो जाएगा ब्लड फ्लो जिसे हम इस्चीमिया कहते हैं। रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियल लेयर, लेयर में भी हमारे मायोकार्डियल लेयर में भी क्या होगी, ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ सेल टिश्यू परमानेंटली, हमारे जो सेल के टिश्यू, जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो परमानेंटली डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं जब भी सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा मायोकार्डियल लेयर में तो हमारा मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा ये 7 नंबर में आ चुका है 2019-20 में, 21-22 में, 23-24 में आ चुका है। ओके, अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन्स एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, narrow and swell and produce extra mucus which make it difficult to breathe। अस्थमा वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का जो एयरवेज होता है, जो सांस की लेता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेल कर जाता है, उसमें म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है जिससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। पैथोजेनेसिस क्या होता है इसका, ट्रिगर फैक्टर, जब भी फैक्टर जो इसे प्रोवोक करता है, बढ़ाता है, कौन कौन से होते हैं, एयर पोल्यूशन, एलर्जी, केमिकल इरिटेंट, वेदर चेंज, ठीक है। तो ये क्या है, अस्थमा को बढ़ाने वाले फैक्टर है। अगर ये कोई फैक्टर इसमें से वर्क करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी पेशेंट में, तो क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म और नैरोइंग ऑफ एयरवेज इन एल्वेलाई, जो एल्वेलाई है उसके एयरवेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, नैरोइंग हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म। दिस एलर्जी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी IgE व्हिच बाइंड विद मास्ट सेल। ये एलर्जी क्या करेगी, जब ये एलर्जी हमारी बॉडी में होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी क्रिएट होगी, बनेगी, जो हमारे मास्ट सेल में बाइंड होती है, मास्ट सेल से बाइंड होती है। ओके, रिलीज इन्फ्लामेट्रिक सब्सटेंस लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोटेरिनेज, और ये बाइंड होगी, एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, इसका काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, रिलीज करेगी सब्सटेंस को, जैसे हिस्टामिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन को और ल्यूकोटेरिनेज को, ये क्या करेगी, रिलीज करेगी। दीज केमिकल्स कॉजेज इन्फ्लामेशन, ब्रोंकियल स्पाज्म एंड इनहेंस म्यूकस सिक्रेशन व्हिच रिजल्ट इन द एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। ये केमिकल जब रिलीज होते हैं तो यही केमिकल क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा एयरवेज क्या हो जाता है, खराब होने लगता है, अब्स्ट्रैक्शन होने लगता है, वो क्या होने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये रही हमारी अस्थमा की पैथोजेनेसिस। इतना कंटेंट बिल्कुल सफिशिएंट है, किसी को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जितना लिखा है उतना पढ़िए, 100% गारंटी है आप पास होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेबोरेट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। ये 10 नंबर में 2022-23 में आया है। रीनल फेलियर क्या होता है, अ कंडीशन इन विच द किडनी लॉस द एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस फ्लूइड। रीनल फेलियर ऐसा कंडीशन होता है जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाती है, हमारे फ्लूइड को बैलेंस नहीं कर पाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं रीनल फेलियर। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, acute renal failure develops rapidly over a few hours or day। acute renal failure develop होता है कुछ ही घंटे या 1-2 दिन पहले ही डेवलप होता है, इसको हम कहते हैं acute renal failure। इस्चीमिया और हाइपोक्सिया और क्रिटिकली इल और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। कोई भी पेशेंट है जिसमें इस्चीमिया है, हाइपोक्सिया है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके जो किडनी के नेफ्रॉन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिक्रीज इन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हमारा जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज वर्कलोड ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो वर्कलोड है वो इंक्रीज बढ़ जाएगा। क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, जल्दी फिल्टर नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, नेफ्रॉन में कलेक्शन क्या होगा, लिक्विड्स का ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो नेफ्रॉन पे हमारे वर्कलोड बढ़ जाएगा। नेफ्रॉन डैमेज, इससे क्या होगा, नेफ्रॉन हमारा डैमेज हो जाएगा। लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, हमारा रीनल फंक्शन लॉस हो जाएगा।
इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल, जो टॉक्सिक एजेंट होता है क्रेटिनिन, तो क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नाइट्रोजन और यूरिक एसिड हमारे ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा और इसी को हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर है तो ये जल्दी होगा भी और जैसे ही दवा शुरू होगी ये जल्दी सही भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर इज़ अ परमानेंट रिडक्शन ऑफ किडनी फंक्शन। क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर एक्यूट रीनल फेलियर सही नहीं हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे क्रोनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोनिक रीनल फेलियर इज़ अ परमानेंट रिडक्शन ऑफ किडनी फंक्शन। ये क्या होता है, हमारी किडनी फंक्शन परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। व्हेन एक्यूट रीनल फेलियर कंटिन्यू, डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन। अगर ये कब होता है, जब एक्यूट रीनल फेलियर कंटिन्यू रहेगा, उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, या कोई डायबिटिक पेशेंट है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, उस केस में क्रोनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेफ्ट साइडेड किडनीज ग्लोमुलर सेल्स हैव बीन डैमेज, सो राइट साइडेड किडनी हैव टू फिल्टर मोर ब्लड। एक साइड का जो हमारा किडनी होता है लेफ्ट साइड का, उसका जो ग्लोमुलर सेल हैव बीन डैमेज, उसका ग्लोमुलर सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो हमारे पास एक किडनी बचती है राइट साइड की, जिसके ऊपर जो फिल्ट्रेशन का वर्कलोड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, अभी तक दो किडनी थी तो हमारी क्या कर रही थी, दोनों काम कर रही थी। अब एक किडनी खराब हो गई तो एक किडनी के ऊपर वर्क प्रेशर वैसे ही बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस प्रेशर इन द ब्लड वेसल, तो क्या होगा, हमारी जो किडनी में ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। द प्रेशर कॉजेज द सेल टू पुश एंड इंक्रीज द पासेस ऑफ अदर सब्सटेंस दैट शुड नॉट गेट फिल्टर्ड इनटू यूरिन लाइक प्रोटीन। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी सेल क्या करेंगी, सारे सब्सटेंस को, सारे लिक्विड को पुश करना शुरू कर देंगी। इसके चक्कर में हमारे वो भी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी जिन्हें फिल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी यूरिन के थ्रू क्या होंगे, हमारे जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं, यूज़फुल सब्सटेंस है वो भी निकल जाएंगे, जैसे कि हमारे प्रोटीन भी हमारे यूरिन के ज़रिए निकलना शुरू हो जाएंगे। ओके, एक्यूमुलेशन अराउंड ग्लोमेरुलर कॉजिंग इन्फ्लामेशन। जब हमारे जो है एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है, हमारी किडनी में एक्यूमुलेशन ज़्यादा, इकट्ठा ज़्यादा होने लगेगा हमारे फ्लूइड, तो क्या होगा, उसमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे। केमिकल्स दैट फर्दर डैमेज द ग्लोमुलर सेल ऑफ राइट साइडेड किडनी ऑल्सो, और ये क्या करेगा, हमारी राइट साइड की भी किडनी को ख़राब कर देगा, डैमेज कर देगा, जिससे क्या होगा, पूरी तरीके से हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी और इसी को हम कहते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। तो इस तरह से हमारा यूनिट 1 का पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया है। ठीक है, इस एक ही लेक्चर में हमारे सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। आप बस इतना याद करिए और आप बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा, बहुत अच्छा। अगर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख के आए हुए। इसका जो भी नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दे रही हूँ। थैंक यू सो मच।